हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ का एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें स्कोर किए बिना, जिसको क्वालिफाई किए बिना किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, असंभव होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आगामी एग्ज़ाम कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये जनरल स्टडीज़ की वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं। ये इस सीरीज़ का हमारा 11वां वीडियो है। इससे पहले के सभी वीडियोज़ की लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के माध्यम से दी हुई है। आप उन वीडियोज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। इन वीडियोज़ में हम प्रश्न के उत्तर के साथ-साथ उससे संबंधित अन्य की फैक्ट्स भी जानते हैं, ताकि उत्तर के साथ ही आप उससे संबंधित अन्य जानकारी का भी नॉलेज आपको मिले और परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है, तो आप उसे सही से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, उसमें हमसे कहा गया है, पूछा गया है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन-सी थी? व्हिच वाज़ द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश? सो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान जो राजधानी थी, वह दिल्ली थी। इसे लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश वॉज द थर्ड किंग ऑफ मामलुक डायनेस्टी हु रूल्ड इन इंडिया। सो यह मामलुक डायनेस्टी, जिसे गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है, उसका तीसरा किंग था, उसका तीसरा राजा था जिसने भारत पे शासन किया। तो पहला राजा कौन था? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद दूसरा कौन था? आरम शाह। आरम शाह बहुत कम समय के लिए था। और तीसरा जो था वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश dethroned आरम शाह इन 1211 टू बी द किंग ऑफ सल्तनत। उसने आरम शाह को गद्दी से हटा दिया था। कब? सन 1211 में। टू बी द किंग ऑफ द सल्तनत, इल्तुतमिश मूव द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, ये हिज होना चाहिए था, हिज किंगडम फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। सो ये पहली बार ऐसा था जब अ, भारत देश की जो राजधानी है वो दिल्ली बनाई गई थी। और इसे कहाँ से मूव किया गया था? लाहौर से मूव किया गया था। रज़िया सुल्तान वॉज हिज डॉटर। जो रज़िया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की डॉटर थी, उसकी बेटी थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। सन 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? इन 1617 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन दी परमिशन बाय होम टू ट्रेड इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1617 में मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप इन दिसंबर इन द ईयर 1600। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का? भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकंटिनेंट में व्यापार की संभावनाएं तलाशना। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? सन 1608 में आई थी। और कहाँ पे आई थी 1608 में? सूरत में। उसके बाद आगे क्या है, अब देखिए। इन 1617 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन परमिशन बाय द मुगल एम्पेरर जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। तो उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था हमारे देश में, इस उपमहाद्वीप में। सो उस समय जो बादशाह थे वो कौन थे? जहांगीर थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सिंह जी भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। और डिटेल में पढ़ते हैं। The first defense minister of independent India was Sri Baldev Singh, who served in the Prime Minister Jawaharlal Nehru's cabinet during 1947 to 1952. तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के जो रक्षा मंत्री थे वो श्री बलदेव सिंह जी थे, जो हमारे देश के प्रथम रक्षा मंत्री भी हुए। और इन्होंने सन 1947 से 52 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी। श्री राजनाथ सिंह इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश के वर्तमान जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। आगे चलते हैं।
लद्दाख किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? लद्दाख इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू माउंटेन्स? सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम रेंज और ज़ंस्कार रेंज। सो लद्दाख काराकोरम रेंज और ज़ंस्कार माउंटेन के बीच में स्थित है। और आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। लद्दाख इज सिचुएटेड बिटवीन काराकोरम रेंज एंड ज़ंस्कार माउंटेन। लद्दाख वाज डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। इससे पहले लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। और जो धारा 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना। इट्स कैपिटल इज लेह। जो लद्दाख की कैपिटल है वो क्या है? लेह है दोस्तों। सो सही उत्तर है कि लद्दाख काराकोरम रेंज और ज़ंस्कार माउंटेन के बीच में स्थित है। आगे चलते हैं। कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स? सो कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम होता है दोस्तों साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। सेल्स मतलब कोशिकाएं होता है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जो भी जीवित वस्तुएं हैं, उनकी सबसे फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी होती है? सबसे बेसिक इकाई होती है वो होती है सेल या कोशिका। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी जीवित तंत्रिकाएं हैं, जीवित तंत्र हैं, वो भले पौधे हों या फिर मनुष्य हों या फिर और अन्य जीव जंतु हों, वो किसके बने होते हैं? वो सेल्स के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका है वो जीवन का सबसे बेसिक यूनिट होता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिविंग एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसकी वजह से सभी जो जीवित प्राणी जगत है या फिर पौधा जगत है, वो जिसकी वजह से जीवित रहते हैं उसे कोशिका कहा जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? वो श्री रॉबर्ट हुक को जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मकरविलक्कू मकर संक्रांति पर किन राज्यों में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है? मकरविलक्कू इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति इन विच स्टेट्स? तो सही उत्तर हो जाएगा यह केरल में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मकरविलक्कू इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति इन केरला एट द श्राइन ऑफ सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर में इसे आयोजित किया जाता है। मकरविलक्कू को हर वर्ष मकर संक्रांति में। अनदर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू केरला आर केरल के और अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं जो मनाए जाते हैं? ओनम है, अट्टुकल पोंगल है, थेय्यम फेस्टिवल है, कट्टन कुलंगारा फेस्टिवल है और त्रिशूर पूरम। ये सब जो है त्यौहार प्रमुख त्यौहार हैं केरल के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाइडेस्पेस के युद्ध में सिकंदर ने किसे हराया था? अलेक्जेंडर डिफेंडेड होम इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस। हाइडेस्पेस को झेलम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो झेलम के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ झेलम और द फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम was fought between Alexander and the king Porus of the पौरवा किंगडम इन 326 BC। तो 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? अलेक्जेंडर के बीच में लड़ा गया था और पोरस के बीच में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? यह झेलम नदी के किनारे पे लड़ा गया था। इसे फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है। झेलम का प्रथम युद्ध या फिर बैटल ऑफ झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इट टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। यह झेलम नदी के किनारों पे लड़ा गया था। नोन टू द एंशिएंट ग्रीक एज द हाइडेस्पेस। इस नदी को जो ग्रीक लोग हैं उस समय किस नाम से जानते थे? हाइडेस्पेस के नाम से जानते थे।
ये कहाँ है? इन दी पंजाब रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मॉडर्न डे पंजाब, जो अभी हमारे वर्तमान में पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे यह लड़ा गया था। दी बैटल रिजल्टेड इन अ विक्ट्री फॉर अलेक्जेंडर एंड द सरेंडर ऑफ पोरस। इस युद्ध में अलेक्जेंडर की जीत हुई थी और पोरस ने समर्पण कर दिया था। लार्ज एरिया ऑफ पंजाब was absorbed into the Alexandrian Empire and the defeated dethroned Porus was made the king again by Alexander as a subordinate ruler. So पंजाब का अधिकांश हिस्सा अलेक्जेंडर के किंगडम में, अलेक्जेंडर के एम्पायर का हिस्सा बन चुका था और जो हारा हुआ राजा था उसे फिर से अलेक्जेंडर ने अपना सबॉर्डिनेट राजा के रूप में वहां पे नियुक्त कर दिया था। पोरस को फिर से अपने सबॉर्डिनेट राजा के रूप में अलेक्जेंडर ने वहां नियुक्त कर दिया था। और आगे चलते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कॉल्ड? व्हाट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोना। उसे कोरोना कहा जाता है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द कोरोना इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। ये कोरोना जो है सूर्य की सबसे बाहरी परत है सूर्य के वातावरण की। कोरोना इज यूजुअली हिडन बाय ब्राइट लाइट ऑफ सन्स सरफेस। ये सूर्य के जो तीव्र प्रकाश की वजह से आमतौर पर यह हमें दिखाई नहीं देता है। दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी विदाउट यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि उसे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के बिना देखा नहीं जा सकता, विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ती है। बट इज विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स। और सूर्य ग्रहण के टाइम पे इसे आमतौर पे देखा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को संतरे के उत्पादन के लिए जीआई टैग मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज गॉट जीआई टैग्स फॉर इट्स ऑरेंज प्रोडक्शन? सो ऑरेंज प्रोडक्शन के लिए कूर्ग जो कर्नाटक में स्थित है उसे जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, कूर्ग ऑरेंजेस फ्रॉम कर्नाटका हैव गॉट द जीआई टैग। जीआई टैग जो कूर्ग क्षेत्र के है कर्नाटक में, वहाँ के संतरों के लिए जीआई टैग दिया गया है सरकार के द्वारा। सम अदर कमोडिटीज विच गॉट जीआई टैग्स फ्रॉम कर्नाटक। कर्नाटक के कुछ और उत्पाद जिन्हें जीआई टैग मिला है वो कौन कौन से? कस्तूरी कसौटी एम्ब्रॉयडरी, नंजनागुड़ बनाना और मैसूर सिल्क। मैसूर सिल्क, कसौटी एम्ब्रॉयडरी और नंजनागुड़ बनाना को भी जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग रिकॉग्नाइजेस द प्लेस of origin of a product and the specific qualities or means of production associated with it. So एक निश्चित geographical area में जो एक उत्पाद होता है उसे उस एरिया की खासियत मानते हुए उसे एक टैग दे दिया जाता है कि वह जो उत्पाद है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। तो उसे उस क्षेत्र विशेष का उत्पाद मानते हुए उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। अब जीआई टैग कौन सी संस्था देती है और किस नियम से इसे मॉनिटर किया जाता है? इन इंडिया द जीआई टैग इज गवर्न्ड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो भारत में जीआई टैग किस एक्ट के तहत दिया जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट विच केम इनटू बीइंग इन 1999। सो ये जो कानून है वो 1999 में अस्तित्व में आया था और उसी के तहत विभिन्न उत्पादों को हमारे देश में जीआई टैग दिया जाता है। आगे चलते हैं। सीमेंट्स में कौन सी भौतिकी मात्रा मापी जाती है? विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंट्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को मापने की एक इकाई है। Electric conductance, the conductivity of a conductor is the ability of current to flow in a conductor। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर की एबिलिटी कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उसे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है और उसे सीमेंस यूनिट में मापा जाता है।
इट इज़ ए इनवर्स, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है वो क्या है, इट इज़ इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज यूजुअली प्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी। जो सीमेंस है उसे जी के नाम से, जी सिंबल से दर्शाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।